राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द की शिकायत के बाद आर्मी हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत अब स्थिर। बढ़ते कोरोना को लेकर लखनऊ में अलर्ट, 337 बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन। माध्यमिक शिक्षा के 5 अधिकारी समेत 10 लोग पॉजिटिव। यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 2 मई को आएंगे नतीजे। निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। नोएडा में जिला अधिकारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, बढ़ते कोरोना को लेकर की बैठक। सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए लेनी होगी ऑनलाइन अनुमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबर का। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के स्थित सेना के आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका रूटीन चेकअप चल रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल का कहना है कि फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, राष्ट्रपति की हालत स्थिर है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई, अचानक से पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ने की खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद से लगातार राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें हलचल मच गई। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो तबीयत है वो अब स्थिर है और रूटीन चेकअप के लिए उनका इलाज जो है लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के सेना आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया और यहाँ पर डॉक्टरों की जो पूरी टीम है वो उनका चेकअप कर रही है। लगातार उनका जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी हॉस्पिटल की ओर से साझा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल का कहना है कि फिलहाल कोई भी चिंता की बात नहीं है और महामहिम राष्ट्रपति की जो हालत है वो अब स्थिर है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, ये खबर लोगों को पता चली, तो कहीं ना कहीं एक हलचल जो है वो बढ़ गई, क्योंकि अगर पिछले 6 महीनों की ओर जाया जाए तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भी सीने में दर्द उठा था और ठीक इसी प्रकार वो आर्मी हॉस्पिटल में लंबे समय तक एडमिट रहे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसी के बाद अब इस तरीके से खबर सामने आने कि राष्ट्रपति की हालत जो है वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बिगड़ी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी जो चिंता है वो बढ़ती है। तो वहीं इसी बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मधुशील जी, सीधे आपका कहना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर ये सामने आई कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो तबीयत है वो अचानक आज बिगड़ गई, तो ऐसे में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास मौजूद है? जी देखिए अभिषेक, रूटीन चेकअप के बाद, क्योंकि आज सुबह राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और उसके बाद उनको आर्मी मतलब सेना का जो हॉस्पिटल है उसमें ले जाया गया। उनको वहाँ पे डॉक्टरों ने उनकी जांच की है, रूटीन चेकअप किया है और उनकी हालत, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसके हिसाब से उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है और डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि चिंता वाली कोई बात फिल वक्त नहीं है। बांग्लादेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे से बातचीत करके उनका कुशल क्षेम पूछा है, हालचाल पूछा है, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली है राष्ट्रपति के बेटे से और शुभकामना दी है, कामना की है कि वो जल्द स्वस्थ होकर के अपने मतलब आवास पर लौट आए। समझा ये जाता है कि जिस तरह जो अभी आपको पता है अभिषेक कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल जाकर के खुद से कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है वो वैक्सीन की पहली डोज उन्होंने ली थी और उसके बाद से वो पूरी तौर पे स्वस्थ थे। लेकिन अचानक आज सुबह उनको नाश्ते के बाद सीने में दर्द की शिकायत हुई और तब उनको ले जाया गया है अस्पताल और वहाँ पे उनका वो डॉक्टरों के सघन मतलब जांच निगरानी में है। जांच रूटीन चेकअप उनका हुआ है और कई जो सैंपल लिए गए हैं ब्लड के और यूरिन के, तो तमाम इन चीज़ों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद फिर जो नया दूसरा जो बुलेटिन जारी होगा राष्ट्रपति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, तब पता चल पाएगा कि आखिर जो रिपोर्टें आई हैं उसमें क्या कुछ है। लेकिन फिलवक्त डॉक्टरों ने साफ किया है कि महामहिम की रूटीन चेकअप है और सीने में दर्द क्यों हुई है, सीने में दर्द की शिकायत की वजह रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। बिल्कुल मधुशील जी, रिपोर्ट आने के बाद ही जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी, तो ये सब समझ में आ पाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तबीयत बिगड़ने की खबर को लेकर, जिस तरीके से खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हलचल। मधुशील जी, देखिए जाहिर सी बात है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है, वैक्सीन के बाद कई लोगों
के बारे में खबरें आई थी कि वैक्सीन ने रिएक्ट किया है या वैक्सीन लेने के बाद उनके साथ कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है उनको। जी अब राष्ट्रपति चूंकि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और रामनाथ कोविंद और प्रथम नागरिक हैं, देश के प्रथम महिला हैं, उनकी धर्मपत्नी, दोनों लोगों ने कोविड-19 का वैक्सीन लिया था, खुद से अस्पताल जाकर के लिया था, ना कि डॉक्टरों ने जाकर के उनको राष्ट्रपति भवन में लगाया था। जी तो अभी हफ्ते भर ही हुए हैं लगभग वैक्सीन जब उन्होंने लिया था। तो ये तमाम जो संभावनाएं हैं, तमाम जो स्थितियां बन रही हैं स्वास्थ्य के उनके हिसाब से, तमाम पहलुओं पर डॉक्टर नजर रखे हुए हैं और उसके हिसाब से उनकी जो पर मधुसूदन जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जिस तरीके से महामहिम की तबीयत बिगड़ी और इस पूरे वाक्य को अब जो वैक्सीन है उसकी पहली डोज से जोड़कर देखा जा रहा है, तो क्या वैक्सीन के टीके से इस तबीयत के पूरे मामले को जोड़कर देखा जाना ठीक है? वैक्सीन से जो रिएक्शन हो रहा है या वैक्सीन के जो विपरीत लेने के बाद जो विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें सीधे तौर पे वो इमीडिएट इफेक्ट होता है। राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति जब वैक्सीन लेकर के आए थे या उनकी पत्नी जब वैक्सीन लेकर के आए थे, तो लगभग हफ्ते 10 दिन पहले जब उन्होंने लिया था, हफ्ते भर से पहले, तो उसके बाद से कोई परेशानी उनको या स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ नहीं देखने को मिली थी। तो ये माना जा सकता है कि उम्र के हिसाब से जो दिक्कतें आ सकती हैं, शुगर लेवल, बीपी और ये तमाम चीजें प्रभावित होने के बाद, और जो चेस्ट पेन हुआ है वो नॉर्मल चेस्ट पेन है या कार्डिक प्रॉब्लम है या कोई दूसरी वजह है, रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन प्रारंभिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो अस्पताल आने के बाद जो उनकी ईसीजी कराई गई थी तत्काल रूप से, तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी की संभावना नहीं दिखी है डॉक्टर को। लेकिन उससे संबंधित और भी जो टीएमटी के टेस्ट होते हैं या जो इको होता है, वो तमाम चीजें अभी चल रही हैं और देर शाम तक ये पता चल पाएगा कि आखिर राष्ट्रपति के साथ जो ये दिक्कत हुई है, सीने में दर्द वाली जो शिकायत हुई है, उसकी वजह क्या है, और फिर डॉक्टर उसके हिसाब से उनका अभी इलाज तो चल ही रहा है, डॉक्टर की निगरानी में है, लेकिन सारी रिपोर्टें आ जाने के बाद उनको और भी सहूलियत होगी कि आखिर इनके इलाज के लिए और डॉक्टरों को क्या करना है। जी मधुसूदन जी, देर शाम का इंतजार हमें भी है कि आखिर देर शाम को क्या रिपोर्टें कहती हैं, क्या रिपोर्ट निकल कर आती है और क्या कुछ उसमें पता चलता है कि आखिर किस वजह से महामहिम की तबीयत बिगड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त ये खबर सामने आई कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और सीने में दर्द के कारण उन्हें दिल्ली में स्थित सेना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि होली से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, हर जगह पर कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बताएं कि कोरोना का संकट फिर से पिछले साल के डरावने वक्त को दोहराता हुआ दिख रहा है। तो वहीं राजधानी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और गुरुवार को दिल्ली में 1515 केस जो हैं वो नए दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। और साल 2021 में दिल्ली में एक दिन में ये अब तक के सबसे ज्यादा केस है। और चिंता की बात यहां पर यह भी है कि सरकार दिल्ली में लगातार केस जो हैं 1000 के ऊपर जा रही हैं और हर दिन के साथ आंकड़ा बढ़ने लगा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मेट्रो स्टेशन, बस, सिनेमाघर, मॉल में कोरोना गाइडलाइंस का जो पालन है उसको लेकर सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार इस वक्त अब देश में कोरोना के आंकड़े जो है वो बढ़ने लगे हैं और एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जहां एक और भारत एक बेहतर स्थिति में कोरोना में आ रहा था, तो वहीं अब एक बार फिर से भारत में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं ये बेहद चिंताजनक है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये लग रहा था कि भारत कोरोना को मात देकर एक कदम आगे निकल चुका है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से स्थिति पनप रही है, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि एक बार फिर से भारत कोरोना की जद में आ चुका है। एक बार फिर से कोरोना भारत पर, भारतवासियों पर हावी हो चुका है और यहां पर हमें और आपको ही मिलकर प्रण लेना होगा कि हम कोरोना को पीछे छोड़े, समय समय पर हम अपने हाथ धोते रहें, हम मास्क का उपयोग करें और अगर हम अपने घरों से बाहर निकले तो हम सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अवश्य करें, क्योंकि इन्हीं चीजों से हम कोरोना को सही तरीके से मात दे सकते हैं। जहां एक और भारत में वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी जिस तरीके से कहा जाता है, ठीक वही वाकया कोरोना को लेकर भी है कि अगर आप सावधानी हटाएंगे तो
दुर्घटना घटेगी और कोरोना जो है वो आप पर, आपके इलाके पर, आपके शहर पर, आपके जिले पर और भारत पर हावी होगा। जिस तरीके से इस वक्त एक बार फिर से कोरोना पूरे भारत पर हावी हो चुका है, तो जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाने के लिए साफ हैं कि भारत में स्थिति कितनी चिंताजनक है, भारत में जो माहौल है वो कितना गंभीर हो चुका है। क्योंकि जहां एक और जो पूरे भारत के मामले सामने आ रहे थे, अब उससे अधिक आंकड़े केवल और केवल महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं। जहां एक और भारत में रोजाना जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 10 से 12 हजार के आसपास पहुंच चुकी थी, अब उसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला है और ये आंकड़े एक बार फिर से 50,000 के आंकड़े को छूने लगे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें, ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि भारत में स्थिति बेहद चिंताजनक है। तो वहीं हमारे सहयोगी सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करेंगे। सागर, सीधे आपके पास जाना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार इस वक्त भारत में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि भारत कोरोना को मात दे चुका है, लेकिन अब वो कौन सी गलती है सागर जो भारत कर रहा है जिससे एक बार फिर से आंकड़े बढ़ने लगे हैं? बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो 5 दिन की अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बढ़े हैं। ये सबसे तेज रफ्तार है अभी तक की, क्योंकि सितंबर में 9 से 10 लाख मरीज होने में केवल 6 दिन लगे थे, लेकिन यहाँ तो केवल 5 दिन ही लग रहे हैं जी। लेकिन अगर देश में जो कोरोना की हम अगर दूसरे लहर की बात करें तो 15 दिन में 60 दिन के औसत मामले बढ़े हैं और ये मामले 2.5 गुना हो गए हैं। 28 दिन लगे थे पहले, लेकिन अब देखिए बहुत कम दिन लगे हैं। अगर हम गुजरात की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर हम राज्यों के हालात की बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले। गुरुवार को वहां पर 35,952 मामले सामने आए, 111 लोगों की मौतें हो गई। लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया महाराष्ट्र से निकलकर कि अगर 4 अप्रैल तक अगर हालात अगर काबू में नहीं रहे अभिषेक, तो वहां पर लॉकडाउन जैसी तस्वीरें फिर से एक बार दोहराई जा सकती हैं। मतलब कि फिर से वैसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी पूरे देश की जैसे रफ्तार रुकी हुई थी। तो अगर महाराष्ट्र अगर ये कदम उठाता है तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि अन्य राज्य भी इस तरह के फैसले लें या कदम उठाएं। ऐसे में आम जनता को समझना होगा, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि आम जनता ने अगर लापरवाही की, अगर गाइडलाइनों का पालन नहीं किया तो फिर ये बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। हालांकि इसके पहले देखिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, कई जिलों में लॉकडाउन जैसे हालात देखे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इसीलिए दोहराई जा रही हैं ताकि लोग थोड़े सतर्क हो जाएं, लोग समझें, और लोग लॉकडाउन जैसे दौर को अगर नहीं देखना चाहते हैं तो उन्हें वाकई में सतर्कता बरतनी होगी। अभिषेक जी सागर, अगर जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और जहां एक और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भारत में अब कोरोना का दूसरा फेज जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अगर बात सरकारों की करें तो सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन ये दूसरा फेज नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये दूसरा फेज है भारत में? बिल्कुल, देखिए दूसरी लहर तो है ये कोरोना की, क्योंकि एक्सपर्ट भी ये कहते हैं। कई राज्यों में देखिए चुनाव जैसे हालात हैं, एक कड़वा सच मैं बयां कर रहा हूँ कि बंगाल में चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के चलते भी हो सकता है कि सरकार उजागर ना करे खुलकर जो तस्वीरें इस समय देखी जा रही हैं जी, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से इस कोशिश में लगी है कि कैसे, क्योंकि बिहार में भी आपने देखा होगा जब वहां पर चुनाव थे तो उस दौरान कहीं से भी कोरोना की गाइडलाइनों का पालन नहीं किया गया, सभी पार्टियां रैलियां करती हुई दिखाई दी थी। तो हालात अभी भी वैसे हैं। अगर बंगाल चुनाव के पहले लॉकडाउन जैसी तस्वीरें या लॉकडाउन अगर बड़ा फैसला अगर लिया जाता है तो अन्य राज्यों के चुनाव भी प्रभावित होंगे। तो अभिषेक, इसीलिए सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है। सरकार भी कुछ ऐसा बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहती जहां से सरकार का भी नुकसान हो और आम जनता का भी नुकसान। जी सागर, लेकिन जिस तरीके से आपने चुनाव की बात अगर की है तो अगर चुनाव को लेकर बात की जाए तो क्या चुनावों के लिए कोरोना नहीं है? कोरोना केवल आम जनता के लिए है, या अगर आम जनता कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना चाहती है जहां पर 20 से 50 लोग होंगे तो वहीं पे कोरोना फैलता है? बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लाखों लाखों लोग वहां पर, लाखों लोगों का हुजूम वहां पर जमा हो रहा है, लेकिन वहां कोरोना नहीं आ रहा है। लेकिन जहां अगर आप अपने परिवार के साथ मिलना चाहते हैं, अगर आप 20-30 लोग इकट्ठा होना चाहते हैं तो कोरोना फैल रहा है वहां पर। बिल्कुल अभिषेक, काफी अहम आपका है सवाल है, क्योंकि अभी हमने देखा था झारखंड में और बिहार में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो हमारे माननीय वहां पर मास्क पहने हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। सड़कों पर आम जनता के चालान काटे जा रहे हैं अगर उनके अगर चेहरे पर अगर मास्क नहीं है। वहीं विधायक नेता अपनी गाड़ियों में खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए ना तो कोई गाइडलाइन है ना तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है जी सागर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर जो भी नियम कानून है, जो भी कायदे कानून केवल आम जनता के लिए हैं, अगर जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए कोई भी कायदे कानून नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बताएं कि लगातार इस वक्त भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसमें लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहां पर रोज 200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी लखनऊ में 337 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां 2 से ज्यादा केस मिले हैं। उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर 5 से अधिक केस मिले हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 10 लोगों को कोरोना संक्रमण होने से वहां पर हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि पता चला है कि निदेशालय में 5 अधिकारी और 5 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी अधिकारियों कर्मचारियों की जांच जारी है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर, तो ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लखनऊ से रोजाना खबर सामने आ रही है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल को होगा, तो वहीं दूसरा चरण 19 अप्रैल को होगा और तीसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जबकि चौथा और अंतिम चरण जो है वो 29 अप्रैल को करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 4 चरणों में पंचायत चुनाव यानी कि 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 2 मई को मतगणना की जाएगी और 2 मई को ही जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे और यह तय हो जाएगा कि किसने पंचायती चुनाव में बाजी मारी है। तो ये आपको बता दें कि 4 चरणों में पंचायती चुनाव जो हैं वो होंगे और तारीखों का ऐलान भी जो है वो कर दिया गया है। एक लंबे अरसे से आपको बता दें कि एक लंबे अरसे से पंचायती चुनाव का इंतजार जो है वो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो कर रहे थे, लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ साथ ये भी ऐलान हो चुका है कि नतीजे जो हैं वो कब आएंगे। तो आपको बता दें कि 2 मई को पंचायती चुनाव के नतीजे आएंगे और 2 मई को ये तय हो जाएगा कि किसने पंचायती चुनाव में बाजी मारी है। तो आपको बता दें कि पंचायती चुनाव को देखते हुए एसएसपी संकल्प शर्मा ने कई थाना प्रभारियों के तबादले कर दिए हैं। इसी क्रम में थाना मुजरिया प्रभारी जय भगवान सिंह शामिल है। जय भगवान सिंह का कार्यकाल ठीक होने के बावजूद उनका भी तबादला हो गया। इसी को लेकर मुजरिया थाना में विदाई समारोह हुआ। विदाई समारोह में सीओ सहसवान रामकरण सिंह और एसडीएम सहसवान किशोर गुप्ता भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ श्री जय भगवान सिंह प्रभारी निरीक्षक के रूप में लगभग 14 माह का कार्यकाल रहा, जिसमें इन्होंने अच्छे ढंग से कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाई रखी, अपराध में कमी लाई तथा सभी लोगों से एक इनका जनमानस में अच्छा प्रेम व्यवहार रहा। मैं इनके कार्यकाल की बधाई देता हूं। हमारे क्षेत्र में तो ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, पुनः जिस पद पर जा रहे हैं मैं यही चाहूँगा कि ईमानदारी से वहाँ भी अपनी काम करें और अपनी जो है इसी तरह से लोकप्रियता वहाँ भी हासिल करते रहें। बढ़ने लगी थी ना। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के जिला अधिकारी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोएडा शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए पुलिस और लोकल अधिकारियों से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। तो जिस तरीके से रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए यहाँ पर नोएडा के जिलाधिकारी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी होंगी और किस तरीके से यहाँ पर अब ऑनलाइन अनुमति जो है किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अब लेनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर ये प्रावधान जो है वो लाया गया है जिलाधिकारी की ओर से कि अब अगर आपको कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो उसके लिए आपको लोकल अधिकारी से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी और ये अनुमति अब अनिवार्य है। अगर आप ये अनुमति नहीं लेंगे तो आप सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाएंगे। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड-19 जैसी महामारी के बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस की ओर से मास्क चेकिंग अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है।
इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो मास्क का उपयोग है वो उनके लिए ही है, ये आम जनता के लिए ही है। और अगर आम जनता मास्क पहनकर अपने घरों से बाहर निकलती है तो ये उनके लिए ही लाभदायक होगा। हम लोगों ने कोविड गाइडलाइंस के कंप्लायंस के लिए सभी टीमें अपने अपने क्षेत्र में भवनशील हैं। सभी थाना क्षेत्रों में तमाम टीमें बनी हुई हैं और हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, मार्केट एरियाज़ हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, इन सभी जगहों पर कोविड का जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो कराया जाए। और जो लोग यहाँ पे उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अभी आपने देखा, अभी यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी थी, इन्होंने कुछ जो रूल्स हैं उस रूल्स का वायलेशन किया, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार हम लोग अन्य भी दुकानों में जाएंगे, पूरे मार्केट एरियाज़ में, मॉल्स में ये इंश्योर कराएंगे जो 3 गोल्डन रूल्स हैं उसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब चीज़ें इंश्योर कराएंगे। देश भर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट का समर्थन मिला है। इसी कड़ी में रांची के अल्बर्ट इक्का चौक पर किसानों के समर्थन में इन पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान रोड जाम करने की कोशिश भी की गई। तो वहीं पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव कुमार ने। देखिए खास रिपोर्ट। के समर्थन में आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद बुलाया गया है और झारखंड में लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी ने इसका समर्थन किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के अल्बर्ट इक्का चौक में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आरजेडी के लोग हो या लेफ्ट के लोग हो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कई जो संगठन हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, मालिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या वजह है सर? ये संयुक्त मोर्चा का भारत बंद का आह्वान था तीनों कृषि कानून के खिलाफ में। जब वो 120 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसी के समर्थन में हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये मांग कर रहे, किसानों के लिए मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसको तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले, एमएसपी की गारंटी करे, और नहीं तो हम लोग सड़कों पर किसान। एमएसपी की तो बात मोदी जी भी कर रहे हैं कि एमएसपी हम हटा कहाँ रहे हैं। हाँ, तो एमएसपी को कानून बना दे ना, कानूनी रूप दे दे। जिस तरह से वो हर चीज को कानूनी रूप दे रहे हैं तो एमएसपी को कानूनी रूप दे दे, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई तो वही चीज का है ना, बोलना और करने में अंतर है। एक है कि कानून बनाकर उसको लोगों के बीच में देना, और एक है कि मुंह से बोलना। तो ये मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन कानून रूप नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खोट दिखाता है। अगर मोदी सरकार 120 दिनों से लगातार जो किसान आंदोलन में 200 किसानों ने ज्यादा शहादत दी है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते, कहते एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। तो भैया लोग, ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन हमेशा होता रहेगा। मोदी जी इसको सुन ले। देखिए, कह रहे हैं कि आंदोलन हमेशा चलता रहेगा जब तक जो ये कृषि कानून जो पास किए गए हैं जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक इनका विरोध चलता रहेगा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं, अन्य पार्टियों के लोग हैं, वो समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हैं, बैनर और पोस्टर लिए हुए हाथों में, और कहीं ना कहीं कृषि कानून जो लाए गए हैं उनके खिलाफ में है। तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोड बिल्कुल जाम कर दिया गया है, गाड़ियां जो है रुक गई है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन का दौर जो जारी है। आरजेडी के नेता है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। राजेश जी, कब तक? ये आज हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके थे, भारत बंद है, पूरे राज्य में बंद है, सभी जिला में प्रदर्शन हो रहे हैं, और यहाँ राजधानी में 12 बजे तक हम लोग पर रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों की मांग को लेकर के, केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ, जन नीति के विरोध के खिलाफ ये बंद का आह्वान है और उसका हम लोग समर्थन है। रिजल्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है ना सर, 4 महीने का ज़्यादा समय गुजर गया और अभी तक कुछ हुआ नहीं। किसान आंदोलन मोदी सरकार के पतन का कारण बनेगा। क्या कहेंगे सर आप? जिस तरीके से पूरा रोड भी जाम कर दिया गया है, हालांकि कुछ असर तो दिख रहा है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें झारखंड में उतना असर नहीं देखने को मिल रहा। नहीं, असर तो पूरे देश में है। अगर आप बोलेंगे कि असर सिर्फ दिख नहीं रहा तो केंद्र सरकार को नहीं दिख रही है। जनता उसके साथ है, जनता लड़ रही है और केंद्र सरकार विरोध में है।
किसान आंदोलन में जो काले कानून लाए हैं केंद्र सरकार, उसे निश्चित तौर पर आपस। इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि वसई से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। तो लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो वसई से इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि कर्मचारियों में नहीं है कोरोना का डर। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो लेकिन इसी बीच जो कर्मचारी हैं उनके अंदर भी कोरोना का कोई भी डर नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी उड़ा रहे हैं कोविड के नियमों की धज्जियां। लगातार नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा यह देखने को मिल रहा है कि वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए दिख रही हैं। तो आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में कोरोना का कहर है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का डर जो है वो नहीं है। और खासकर कर्मचारियों में, जहां एक और लगातार कोरोना का कहर है लेकिन कोरोना का डर किसी में भी नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार कोविड के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए दिख रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जहां एक और सरकारें ये कह रही हैं कि आप समय समय पर मास्क पहने, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र के कर्मचारी हैं उनके अंदर ये जागरूकता अभी तक नहीं पहुंची। क्योंकि जिस तरीके से जहां भारत इतने फेज से गुजरा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो नगर के कर्मचारी हैं, उन तक, उनके कानों तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची। आपको बता दें कि नगर पालिका के कर्मचारियों के कान तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची है कि उन्हें अब मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अब भारत एक बार फिर से कोविड के दूसरे फेज में जाने लगा है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।